हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी। आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में हमने किया सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरे पार्ट में हमने किया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज हम करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, हम हर चीज के लिए, हर एक फॉर्म के लिए एक एक वीडियो में ला रही हूँ। 10-15 मिनट की वीडियो में एक एक फॉर्म में आपको करा रही हूँ। ठीक है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड अपने साथ साथ सारे के सारे नोट्स प्लीज बनाते रहना तुम लोग खुद भी, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ओवर एंड ओवर अगेन। मेरे नोट्स तो ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि तुम्हारा भी भला हो, उनका भी हो, मेरा भी हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम पार्टनरशिप के फॉर्म के बारे में आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है? देखो, अभी तक हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक अकेला ही बंदा काम कर सकता था। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स इसके अंदर हो सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि एक फैमिली बिजनेस होता है, हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें एक सेम ही फैमिली के लोग काम कर सकते हैं, बाहर से कोई आके मेंबर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप में ऐसा भी नहीं होता। तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त लाना है, रिश्तेदार बुलाना है, फॉरेन से किसी को लाना है, किसी को भी अपनी कंपनी में तुम पार्टनर बना सकते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी फैमिली से ही हो, पर बस इतना है कि तुम्हें मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए। अगर एक अकेला ही बंदा हो गया, फिर उस अकेला बंदा किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, है ना? तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? एक अकेले बंदे के पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, एक अकेली फैमिली के पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम चाहते थे कि एक बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस हो जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठे हों। ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे तो सब अपने घर से पैसा भी डालेंगे, पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। सब लोग मिलके काम करेंगे बिजनेस में तो ज्यादा टाइम आएगा बिजनेस में, ज्यादा एफर्ट लगेंगे बिजनेस में, ज्यादा लोगों का एक्सपर्टीज आएगा बिजनेस में, तो बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। तो हमें मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग हमें चाहिए। पार्टनरशिप अगर तुम्हें शुरू करनी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बिजनेस का, जो कि कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, जिसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अब मैं डेफिनेशन अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। पहले मैं आपको इसका मतलब और फीचर समझाती हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप को अगर आपको फॉर्म करना है, शुरू करना है, तो क्या मैंने बोला, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। अगर तुम रजिस्टर कराते हो तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक प्रूफ है कि मेरा पार्टनरशिप है। अगर रजिस्टर नहीं कराते हो, ओरली है, प्रूफ ही नहीं है, कल को कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज तुम पार्टनरशिप चला सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन के भी। ठीक है, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली दोनों वीडियोस में बताया है कि अगर बिजनेस का कोई डेट है पर बिजनेस अपना डेट नहीं चुका पा रहा, अपना उधार नहीं चुका पा रहा, तो क्या हम उसके ओनर के पर्सनल एसेट का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हम पर्सनल एसेट का यूज करेंगे तो मतलब ओनर की तो भैया लंका लग गई, ओनर की तो बैंड बज गई, उसका बिजनेस का पैसा भी डूबेगा क्योंकि बिजनेस का डेट चुकाना है। अब बिजनेस में कुछ बचा नहीं तो बिजनेस का पैसा भी डूब गया और उसका पर्सनल एसेट भी यूज होगा, तो बिजनेस तो ओनर की क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि बिजनेस का डेट चुकाने के लिए सिर्फ बिजनेस का ही पैसा यूज होगा, ओनर का पर्सनल एसेट यूज नहीं होगा, तो ओनर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, है ना? हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। अगर तुम्हें अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सोल प्रोप्राइटर वाली वीडियो देख लेना, पार्ट नंबर 1, उसमें मैंने 10 मिनट लगा के डिटेल में समझाया है। ठीक है, अगर तो ओनर ने पर्सनल एसेट को यूज करना कंपलसरी है बाय द लॉ, तो उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर की थी और हिंदू फैमिली में कर्ता की, हेड की होती थी। पर हिंदू फैमिली मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो बेटा पार्टनरशिप के केस में भी सबकी दोबारा से अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब कि पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रीपेइंग द डेट इन केस द बिजनेस एसेट आर इनसफिशिएंट। मतलब अगर मेरे बिजनेस ने 10 लाख का लोन लिया, मेरा बिजनेस हो गया बैंकक्रप्ट, बिजनेस के सारे एसेट खराब हो गए, अब बिजनेस में कुछ नहीं है, तो बिजनेस का वो 10 लाख रुपए का उधार चुकाने के लिए ओनर के, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट यूज करे जाएंगे।
तो पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है कि जितना बिजनेस का था उतना ही, नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उनका घर बार बेच के भी उनको उधार चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स की सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। रिस्क बियरिंग, दे ऑल्सो शेयर द लॉसेज इन द सेम रेशो इन द इवेंट ऑफ द फर्म इंकरिंग लॉस। अगर फर्म को लॉस होता है तो सारे पार्टनर जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशो में लॉस भी शेयर करेंगे। सिंपल बात, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सारे पार्टनर्स शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सब लोग साथ मिल बांट के डिसीजन करते हैं, मीटिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। ठीक है। कंटिन्यूटी, क्या अगर एक पार्टनर छोड़ के चला गया क्या बिजनेस कंटिन्यू होगा? सोल प्रोप्राइटर छोड़ के चला गया बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अगर कर्ता की डेथ हो गई तो बिजनेस कंटिन्यू होगा, अगला मेंबर कर्ता बन जाता था, पर इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इनसेनिटी हो गई, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट हो गया, उसका पैसे उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, इनसेनिटी मतलब उसका मेंटल हालत खराब हो गई है ना, या डेथ हो गई या रिटायर हो गई, अगर कोई भी पार्टनर के साथ ये हुआ तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, बिजनेस को एंड करना पड़ सकता है पार्टनरशिप को, फिर एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं मैंने बताया, मिनिमम 2 पार्टनर्स हमें चाहिए होते हैं। और फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे की हरकतों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मेरे पार्टनर ने कोई हरकत करी तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई ये हरकत तो इसने करी है मेरे को बख्श दो, नहीं, इसने कोई हरकत करी तो भी मैं जिम्मेदार हूं, मैंने कोई हरकत करी तो ये भी जिम्मेदार है, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल हम पार्टनर हैं, हम 2 पार्टनर है बिजनेस में। अगर पार्टनर ए ने कोई फ्रॉड कर दिया तो जो बंदा केस करेगा ना वो केस ए के साथ साथ बी पर भी होगा, क्योंकि दोनों पार्टनर एक दूसरे की हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं। फ्रॉड उसने किया, मेरे को पता भी नहीं है कि फ्रॉड हो गया, मेरे पीछे से फ्रॉड हुआ है, पर मैं भी फंसूंगी। सिमिलरली अगर पार्टनर बी ने फ्रॉड कर दिया और ए को पता भी नहीं है कि फ्रॉड हो गया तो भी ए उसके साथ फंसेगा, क्योंकि सरकार बोलती है, लॉ बोलता है कि दोनों पार्टनर एक साथ हिस्सेदार हैं हर एक चीज में। चाहे तुम अच्छा काम कर रहे हो चाहे तुम बुरा काम कर रहे हो, दोनों हिस्सेदार हैं। तो किसी एक ने कुछ किया, सरकार, लॉ, पुलिस आके दोनों पार्टनर्स को पकड़कर लेके जाएगी। इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इसको बोला जाता है एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन। अगर इन्होंने कोई हरकत करी तो ये बोला जाएगा कि इन्होंने वो हरकत करी मेरे बिहाफ पे, ये मेरे एजेंट थे भैया, मैं प्रिंसिपल थी, इन्होंने मेरे बिहाफ पे वो हरकत करी है तो इनको भी पकड़ो मुझे भी पकड़ो। सिमिलरली अगर मैंने कोई हरकत करी तो लॉ क्या बोलेगा, मैं इनकी एजेंट थी, मैंने तो इनके बिहाफ पे किया था, तो एजेंट मैं हो गई, मेरे को भी पकड़ो और प्रिंसिपल को भी पकड़ो। समझ गया? जिस बंदे ने कोई हरकत करी वो हो गया एजेंट, जिसके बिहाफ पे वो काम किया वो हो गया प्रिंसिपल। तो हम दोनों एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। मैंने कोई गलती करी तो मैं एजेंट हूं, इनके बिहाफ पे करी मैंने गलती, और अगर इन्होंने गलती करी तो ये एजेंट है, इन्होंने मेरे बिहाफ पे गलती करी। इन शॉर्ट दोनों को पकड़ा जाएगा अगर किसी एक ने फ्रॉड किया तो। समझ आ गई बात? तो पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है। एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। एवरी पार्टनर इज एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स एज वेल एज प्रिंसिपल फॉर अदर पार्टनर्स। इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं हमारे डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेफिनेशन। अब तुम मेरे साथ साथ रीड करोगे डेफिनेशन। सो डेफिनेशन बोलती है कि The Indian Partnership Act 1932 defines partnership as a relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. इसमें 2-3 चीजें बोली है। पहली चीज बोली है एक रिलेशन है भैया, ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। उन लोगों ने एग्री किया है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। सही बात है, उन लोगों ने एग्री किया है वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, और वो जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जिस भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल होगा या एनी ऑफ देम होगा। जिस भी बिजनेस के प्रॉफिट को वो लोग शेयर करेंगे उस बिजनेस में या तो वो दोनों मिलके काम कर रहे होने चाहिए,
जिस बिजनेस के प्रॉफिट को तुम शेयर करोगे उस बिजनेस में या तो तुम दोनों मिलके काम करो कि सारा दिन दोनों साथ में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर तुम दोनों में से एटलीस्ट कोई एक बंदा तो काम करेगा दूसरे के भी बिहाफ पे। समझ आई कि अगर एक बिजनेस में 10 पार्टनर हैं, या तो सारे के सारे मिलके काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस उनका है, या फिर उन 10 में से कोई एक बंदा तो एटलीस्ट काम करे ही करे सारे 10 के 10 लोगों के बिहाफ पे, कि बाकी 9 लोग बोलेंगे कि नहीं मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं तो अपने पैसा डालूंगा, ये एक बंदा कहता है मैं पैसा कम डालूंगा, मैं काम करूंगा, है ना। सो जिस भी बिजनेस के वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे उस बिजनेस में या तो सारे मिलके काम कर रहे हो, या उन सभी पार्टनर्स में से एटलीस्ट एक बंदा तो उनके बिहाफ पे काम कर ही रहा हो, उस बिजनेस के प्रॉफिट को वो शेयर भी करें, फिर बोला जाएगा कि उस बिजनेस में वो सारे के सारे क्या हैं, पार्टनर्स हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, कि इसमें बोला है कि दे हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसमें ये नहीं लिखा कि दे हैव एग्रीड टू शेयर लॉस ऑफ द बिजनेस। जबकि हम बोलते हैं कि कोई भी पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होगा, लॉस में भी हिस्सेदार होगा, पर डेफिनेशन में लॉस वर्ड ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सारे पार्टनर लॉस शेयर नहीं करते। एक ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस को शेयर करता ही नहीं है। वो कौन सा पार्टनर होता है? वो पार्टनर होता है माइनर। माइनर बोले तो जिसकी 18 साल से कम उम्र होती है। अगर हम बिजनेस में कोई ऐसा पार्टनर डाल लेते हैं जो एक माइनर है, जिसकी 18 साल से कम उम्र है, तो माइनर के केस में सरकार बोलती है कि वो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेगा, वो तुम्हारे बिजनेस का लॉस शेयर नहीं करेगा। इसीलिए डेफिनेशन में बोला है कि पार्टनर्स विल एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, लॉस वर्ड इसमें नहीं बोला। अब क्या माइनर आ सकता है बिजनेस में? तो जी हाँ, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो वो कॉमन एग्रीमेंट से माइनर को ला सकते हैं। मोस्टली माइनर कैसे आता है कि किसी एक पार्टनर का छोटा बच्चा है, वो अपने खुद के बच्चे को बिजनेस में हिस्सा बना रहा है, हिस्सेदार डाल रहा है, ठीक है ना, अपने खुद के बच्चे के नाम पे एक पार्टनरशिप में वो हिस्सेदारी खरीद रहा है। तो उस तरीके से मोस्टली लोग अपने बच्चों के नाम पे बिजनेस में रजिस्टर करवा देते हैं नाम, ताकि उसके नाम पे वो प्रॉफिट वगैरह शो कर सकें। मोस्टली उस तरीके से लोग लाते हैं। तो लेकिन जो माइनर है वो लॉस में हिस्सेदार नहीं होता, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या कुछ सीखा? एक पार्टनरशिप क्या है? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सब मिलके रिस्क बियर करते हैं, मिलके प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, मिलके काम भी करते हैं। अगर कोई छोड़ के चला गया तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है, और इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर ऑप्शनल रजिस्टर होता है। म्यूचुअल एजेंसी होती है, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगली बात आती है मेरिट्स और डीमेरिट्स की। क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के? सबसे पहले मेरिट देखो, इसको शुरू करना और खत्म करना बहुत आसान होता है। पहली चीज, इसको रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। तुम नहीं भी रजिस्टर कराओगे तो भी तुम पार्टनरशिप चला सकते हो, पर अगर रजिस्टर करवाना भी है तो रजिस्टर कराना इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग अच्छे से होती है। फंड्स ज्यादा होते हैं, 50 लोग तक साथ मिलके पैसा इसमें जो है डाल सकते हैं, तो फंड्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, सभी लोग साथ मिलके लॉस भी बियर कर रहे हैं तो रिस्क भी शेयर होता है। और सीक्रेसी रहती है, क्योंकि मैक्सिमम 50 ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को तुम्हें अपना सारा कुछ बताना है। अपने अपने लोगों के बीच में तुम अपने सारे प्रॉफिट्स, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंसेस सारा कुछ शेयर करो। सीक्रेट बना रहता है, तुम्हें दुनिया को पब्लिकली अपने सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं होती है अपने बिजनेस के बारे में। अब ये क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर एक कंपनी तुम खोलते हो ना, तो कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो अपना सारा कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करे। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ईच एंड एवरीथिंग एक कंपनी के लिए कंपलसरी है। सरकार ने बोला हुआ है, लीगली कंपलसरी है कि अपनी वेबसाइट पे डालो। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, तुम्हें किसी को नहीं दिखाना, अपने प्रॉफिट लॉस अपने पास रखो, सीक्रेट है। लेकिन कुछ डीमेरिट भी है। सबसे पहले डीमेरिट क्या है? सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सभी पार्टनर्स को डर है कि अगर बिजनेस का कुछ डूबा, मेरा पर्सनल एसेट साथ जाएगा, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का डर है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, एट मैक्स 50 ही लोग पैसा डाल सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज बात करूं, उसमें हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं जिनका पैसा डला हुआ होता है, तो इसमें भी लिमिटेड रिसोर्स तो है कि मैक्सिमम लिमिट है 50 लोग ही आ सकते हैं।
कन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटी है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं पार्टनरशिप में। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि दो तीन चार ही पार्टनर होते हैं, 50 पार्टनर्स नहीं होते मोस्टली। दो चार पार्टनर्स ने मिलकर काम शुरू किया, उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक साल में बिजनेस बंद। मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कोई एक पार्टनर छोड़ के चला गया, दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बहुत बार, क्योंकि अब इन्होंने तो अगर रजिस्टर नहीं कराया, अगर इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं कराई, तो इनके खिलाफ कोर्ट में तुम केस ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो पब्लिक को इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, पब्लिक को बहुत बार ट्रस्ट नहीं हो पाता है पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर। पब्लिक को लगता है कि नहीं यार, ये मेरे पैसे लेके भाग सकते हैं, तो पब्लिक का ट्रस्ट इनमें थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, चलिए अगला मेरे पास एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर का। इसको मैं अभी आज की वीडियो के लिए स्किप कर रही हूँ, इसको मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता होता है पेपर में। अगर तुम्हारी टीचर का दिल हो तो 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेते हैं, अगर दिल हो तो 6 नंबर तक का भी इसके ऊपर टीचर्स क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको ज्यादा डिटेल में कराऊंगी, 5 7 10 मिनट लगा के अच्छे से कराऊंगी। बाकी एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वगैरह, कोई नहीं, वो मैं आगे कराती हूँ आपको। अगली वीडियो में पार्टनरशिप का ही एक पार्ट नंबर 2 आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप ही सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट टॉपिक है तुम्हारे इस पूरे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, अभी आज के लेक्चर को यहीं पर हम करते हैं समाप्त। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर पूरा लेक्चर सुना है तो डन लिख देना कमेंट सेक्शन में जाके। दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करो सारी की सारी वीडियोस को। इंस्टाग्राम पे भी अगर स्टोरी लगाओ तो हमें टैग कर दिया करो, हम आपकी स्टोरीज भी रीशेयर करेंगे। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।